नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गेट वे टू हेल्प में। मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं। तो अब वक्त है डरने का। जहां कहीं भी जब कभी भी उसकी आवाज़ सुनाई देती है तो हमारे घर में मौत का मातम छा जाता है। और जिस किसी को भी वो नज़र आ जाए वो अपनी ज़िंदगी के उल्टे दिन गिनना शुरू कर देता है। इसकी शुरुआत कब हुई मुझे ठीक से तो पता नहीं, लेकिन जब ये तीसरी बार हुआ तब मुझे इसका एहसास हुआ। मैंने वो आवाज़ तीसरी बार सुनी थी। एक उल्लू जो हमारे घर के आसपास घूमता था। शायद वो हमारे घर के आसपास घूमकर अपनी आवाज़ में रोता था। जब कभी भी उस उल्लू की आवाज़ सबको सुनाई देती थी तो घर के सारे लोग अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे। सारे घर के खिड़की दरवाजे सबको बिल्कुल बंद कर दिया जाता था, और अगर गलती से किसी को भी वो नज़र आ जाए तो उसकी मौत पक्की थी। मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी थी तब मेरे चाचा की मौत हुई थी। दूसरी बार है मेरे छोटे भाई की, और आज ये तीसरी बार है। जब मैंने उस उल्लू की आवाज़ सुनी है तब से ही दादी की तबीयत बहुत ख़राब है। मतलब दादी ने उस उल्लू को देखा है। आज हमारे घर में मौत का वही मातम छा गया है। मैं सिर्फ एक कोने में बैठा हुआ मेरे घर के सारे लोगों को देख रहा था। घर के सारे लोग काफ़ी परेशान थे। पापा डॉक्टर को लेने गए थे और दादी की हालत इतनी ख़राब थी कि उनकी आंखों में खून उतर आया था। उनका पूरा शरीर अकड़ रहा था। वह खाट पर लेटे लेटे पूरे घर को अपनी आंखों से घूर रही थी। ऐसा लग रहा था कि वह घर के एक एक कोने में किसको देख रही हैं, या फिर एक घर के किसी कोने में से दादी को कोई देख रहा है। पापा डॉक्टर को लेकर आए। डॉक्टर ने भी दादी की हालत देखकर काफ़ी परेशान हो गए। वह डॉक्टर हमारी जानकारी के थे। खैर, डॉक्टर ने दादी का इलाज करना शुरू किया। कुछ समय बाद तक वह इलाज चलता रहा, लेकिन फिर भी कोई परिणाम नहीं आया। वक्त के साथ साथ दादी और भी ज़्यादा आक्रामक होती जा रही थी। उन्होंने डॉक्टर को और पापा पर हमला करना शुरू कर दिया। डॉक्टर साहब और पापा ने मिलकर दादी को एक खाट से बांध दिया। दादी में इतनी ताकत आ गई थी, पता नहीं कैसे। वह अपने दोनों हाथों को छुड़ाने की पूरी कोशिश करती और बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती, तुम्हारी भी जल्द ही ऐसी हालत होगी, सबकी मौत आएगी, मैं फिर आऊंगी। पर मुझसे दादी की ऐसी हालत देखी ना गई। दादी इतनी डरावनी लग रही थी कि इससे पहले मैंने दादी की ऐसी हालत कभी नहीं देखी थी। एक दो बार तो दादी ने अपने हाथ की रस्सियों को तोड़ दिया था। फिर पापा ने मुझे, मम्मी और चाची को ऊपर वाले कमरे में जाने को कहा। हम तीनों भी यूं ही ऊपर चले गए और अपने आप को अंदर से बंद कर लिया। पापा ने बोला कि जब तक मैं ना आऊँ तब तक कोई भी नीचे मत आना, ना ही दरवाज़ा खोलना। हमने भी ठीक वैसा ही किया। कुछ समय तक तो सब शांत रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया जब नीचे से बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लग गई। शायद पापा ने किसी तीसरे व्यक्ति को भी बुलाया था, पता नहीं, पर नीचे काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ आ रही थी। खैर, कुछ समय तक ये चलता रहा, फिर ये भी शांत हो गया। ये सब शांत होने के बाद हमारे दरवाजे पर एक दस्तक होती है। जब मम्मी दरवाज़ा खोलती हैं तो सामने पापा खड़े होते हैं। वह मम्मी को और चाची को नीचे बुलाते हैं, बाकी मुझे वहीं ऊपर रहने के लिए कहते हैं। तो मैं पूरी रात वहीं ऊपर रहता हूँ। और जब सुबह होती है और मैं नीचे जाता हूँ तो मुझे पता चलता है कि दादी का अंतिम संस्कार रात में ही कर दिया गया था, और ना ही किसी रिश्तेदार को और ना ही किसी जान पहचान वाले को बुलाया गया था। दादी का अंतिम संस्कार पापा ने, डॉक्टर ने और उन पंडित जी जो आए थे उन्होंने मिलकर किया था। फिर सुबह पंडित जी ने पापा से कहा कि घर के अंदर से एक हरा कपड़ा लेकर आओ। फिर पापा वैसे ही अंदर से घर के अंदर से हरा कपड़ा लाते हैं और पंडित जी को देते हैं। फिर पंडित जी पापा से कहते हैं कि तुम्हारे घर के पीछे जो नारियल का पेड़ है, मैं ये कपड़ा और कुछ सामान उधर रख कर आ रहा हूँ। ध्यान रहे कि कोई भी उस जगह पर ना जाए, और जब मैं तुम्हारे घर का दरवाज़ा बंद करके उधर पीछे जाऊँ और जब मैं वापस लौट कर आऊँ तो कोई भी मुझे पीछे से आवाज़ ना देगा और ना ही मुझे रोकने की कोशिश करेगा। इतना कहकर पंडित जी घर के पीछे चले आते हैं। हम सब भी अंदर ही बैठे रहते हैं। फिर कुछ समय बाद पंडित जी वापस आते हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं और बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस दिन के बाद कुछ दिनों तक हमारे घर में कभी भी कुछ नहीं हुआ। सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऐसा लग रहा था जो भी बुरी शक्ति या जो भी वो चीज़ थी वो हमारे घर को छोड़कर चली गई थी, और हमें कभी भी कोई लूट दिखाई नहीं दिया। खैर, पापा भी काम पर जाने लगे थे बहुत दिनों बाद, और मुझे भी घर से बाहर जाने के लिए और खेलने की इजाज़त मिल गई थी, तो मैं भी खेलने के लिए बाहर चला जाता था। फिर एक दिन मैं यूं ही बाहर से खेलकर घर की ओर आ रहा था। शाम का वक्त हो चला था।
तब मैंने देखा कि हमारे घर के पीछे जो पेड़ है वहाँ पर कोई चीज़ चमक रही है। फिर मैं उसके पास गया, तब मैंने महसूस किया कि वह एक पत्थर की बड़ी गोल आकृति सी है। शायद वो कोई लाल पत्थर था और किसी ने उस पर आंखें बनाई थी। मैंने उस पत्थर को उठाया और तब मैंने महसूस किया उस पत्थर के नीचे एक हरा कपड़ा भी रखा है, जिसके अंदर कुछ चूड़ियाँ, मंगलसूत्र और सिंदूर रखा था। मैं उन्हें देखने लगा, तभी अचानक से मुझे एक उल्लू की आवाज़ आती है। मुझे पता था कि उल्लू को देखना नहीं है, अगर मैं उल्लू को देखूंगा तो शायद मेरी भी मौत हो सकती है। तो इस वजह से मैंने उल्लू की तरफ ना देखा। मुझे पता नहीं था कि उल्लू कहाँ पे है, बस मुझे उसकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। मेरे हाथ में जो भी पत्थर था और वो कपड़ा था, मैं उसे वहीं पर फेंक कर वहाँ से घर की ओर आ जाता हूँ। जब मैं घर पर आता हूँ तो मैं ये बात किसी को नहीं बताता कि मेरे साथ क्या हुआ और मैंने क्या देखा। खैर, मम्मी शाम का काम कर रही थी, चाची शायद अपने घर चली गई थी। जब तक मैं घर पर आया तभी मैंने देखा कि पापा बाहर से दौड़ते हुए घर के अंदर आ रहे हैं और घर के अंदर आने के बाद उन्होंने मम्मी को ज़ोर से पकड़कर मम्मी के सामने रोकर गिड़गिड़ाने लगे। बोल रहे थे, मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगी। मैं तो समझ नहीं पाया कि पापा किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मुझे इतना ज़रूर पता था कि पापा के साथ क्या हुआ होगा। पापा मम्मी को बोल रहे थे कि मैंने उस उल्लू को देखा, मैंने उस उल्लू की आवाज़ सुनी। जब मैं ऑफिस में अपना काम कर रहा था तब मुझे उस उल्लू की पहली बार आवाज़ आई। फिर पापा उस उल्लू से बचने के लिए अपने ऑफिस के बाथरूम में आकर छुप गए। तब पापा ने बाथरूम की खिड़की से जब बाहर की ओर देखा तो वो उल्लू एक बिल्डिंग पर बैठकर पापा की ओर घूर कर रो रहा था। तभी पापा की हालत तभी से ख़राब हो गई और पापा तुरंत वहाँ से छुट्टी लेकर घर की तरफ आए हैं। फिर पापा मम्मी से कहते हैं कि जल्दी से जल्दी घर के सारे खिड़की दरवाजे को बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा आ दिखे मुझे। फिर मम्मी पापा से कहती हैं कि जब आपकी मम्मी की तबीयत ख़राब हुई थी तब हमने भी सब कुछ कोशिश की थी, लेकिन फिर भी हम अपनी मम्मी को नहीं बचा पाए। तब पापा मम्मी पे गुस्सा करते हुए कहते हैं, तो तुम क्या चाहती हो कि मैं भी मर जाऊं, मैं भी ज़िंदा ना रहूं। इतना बोलते ही अचानक से बाहर एक धड़ाम करके बिजली गिरती है और ज़ोर की बारिश शुरू हो जाती है। तभी हमको दोबारा उल्लू की आवाज़ आती है। पापा और ज़ोर से घबरा जाते हैं और रोते रोते चिल्लाते चिल्लाते घर के सारे खिड़की दरवाज़ों को बंद कर देते हैं। और पापा उन्हीं जो पंडित थे उनको कॉल करने की बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन फिर भी वो कॉल नहीं उठाते, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था। तभी अचानक से हमारा दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलने के बाद जो लोग हम बाहर देखते हैं वह देखकर हमारी अंदर तक रूह कांप जाती है। हमने बाहर देखा, हमारे घर के जस्ट सामने एक औरत हरी साड़ी में जिसके बाल खुले हुए थे। मैं उसकी शक्ल साफ तो नहीं देख पा रहा था, लेकिन हाँ, मैंने इतना ज़रूर देखा कि उसने अपना हाथ उठाया और हमारे घर की ओर इशारा करने लगी। उसे देखकर मैं अंदर तक काँप गया। मेरे पापा रोते रोते ऊपर की तरफ चले गए, ऊपर वाले कमरे में। मम्मी ने दोबारा जाकर दरवाज़ा बंद किया और अपना सर पकड़ कर रोने लगी। मैं हक्का बक्का रह गया, मैं समझ नहीं पाया कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। मैं था तो बच्चा, लेकिन फिर भी फिर एक उल्लू की दोबारा आवाज़ आती है और तभी मुझे महसूस होता है कि कोई है जो हमारे घर के अगल बगल घूम रहा है, शायद वो दौड़ रहा है। तभी हमें अचानक से एक चीख सुनाई देती है। वह एक औरत की चीख थी, इतनी भयानक चीख जो मैंने आज तक नहीं सुनी थी। इतना चीख आने के बाद वो चीख थोड़ी देर बाद बंद होती है। तभी हमको ऊपर जिस कमरे में पापा गए थे उस कमरे से पापा की चीखने की आवाज़ आती है। मैं और मम्मी दौड़कर ऊपर जाते हैं। तुम ऊपर पाते हैं कि ऊपर पापा कहीं नहीं होते और वहाँ पर जो खिड़की होती है वहाँ पर एक उल्लू बैठा था और बाकी वो पूरा कमरा खाली था। वहाँ पे पापा का नामो निशान नहीं होता। हम पापा को सब जगह ढूंढते हैं, बाथरूम में, पूरे घर में, रोड पे, लेकिन हमको पापा कहीं नहीं मिलते। फिर पूरी रात हमारी ऐसे ही बीत जाती है। फिर अगले दिन हमको पापा के ऑफिस से एक फ़ोन आता है जिसमें पापा के दोस्त बात कर रहे होते हैं। वो बताते हैं कि पापा की डेड बॉडी उन्हीं के ऑफिस में छत पर पड़ी हुई है। जब रात में वॉचमैन ऊपर गया था तो उसने पापा की बॉडी को देखा और जब सुबह सब लोग ऑफिस वाले आए तब उन्होंने सबको बताया। फिर जब उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे तो मैं और मम्मी भी हॉस्पिटल जाते हैं। जब मैं और मम्मी हॉस्पिटल जाके देखते हैं तो पापा की बॉडी की हालत बहुत बुरी हो रही थी, जो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। हाँ, पर इतना ज़रूर बता सकता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि बहुत से उल्लुओं ने उनको नोच नोच कर खाया है।
फिर पापा का भी अंतिम संस्कार वैसे ही किया गया जैसा दादी का किया गया था। ना ही किसी रिश्तेदार को बुलाया और ना ही किसी जान पहचान वाले को। ये सब देखकर और महसूस कर कर मेरी मम्मी अंदर तक टूट चुकी थी। वो मुझे घर लेकर आई और मुझसे कहने लगी, जो भी तुम्हारा ज़रूरी सामान है उसे जल्दी से पैक कर लो, हम ये घर छोड़कर आज ही चले जाएंगे। मैं मम्मी से पूछने लगा कि मम्मी मुझे बताओ, आखिर कौन है वो, कौन है जो हमारे घर वालों को मार रही है, कौन है जो हमारे पीछे पड़ी है, और आखिर उल्लू का क्या चक्कर है। मम्मी मुझसे कहती है, बस इतना ही समझ लो कि किसी और की करने का फल हमको भुगतना पड़ रहा है। इतना मम्मी ने बोला ही था, तब हमको दोबारा उल्लू की आवाज़ें आती है।